हाय, मैं नितिन कुमार एज यूजुअल आपका अपने यूट्यूब चैनल नितिन सर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज दिनांक 3 अगस्त 2020 के द हिंदू के कंप्लीट एनालिसिस के साथ हूं मैं। और देखिए कि आज जो चर्चा का विषय है वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले ये देखें कि हम जो स्थिति है इकोनॉमी की, उसमें जो कुछ भी कंट्रैक्शन हुई है या सिकुड़न जिसे कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद फ्रॉडुलेंट क्लेम्स, यानी कि जो ट्रंप महाशय के द्वारा, जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनके द्वारा कुछ जो चुनाव को स्थगित किए जाने की बात कही गई है, ट्वीट किया गया। और साथ में ये कहा गया कि जो वोट ऑन मेल है, यानी कि मेल के द्वारा जो वोटिंग की जाएगी, उसके बारे में कुछ उन्होंने दावे किए हैं। नाउ इसके अलावा देखिए कि मनमोहन सिंह जी का एक आर्टिकल है, रिबिल्ड इंडियाज़ कॉन्फिडेंस रिवाइव द इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बताया। और फिर लास्ट में फैज़ान मुस्तफ़ा का एक लेख है, जिन्होंने चार धाम बोर्ड वर्डिक्ट के बारे में, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है हाल फिलहाल में, तो उसके बारे में चर्चा है। ये चार टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले जो देखते हैं कि जो लॉकडाउन की यदि बात की जाए, देखिए लॉकडाउन की यदि बात की जाए तो इसमें सबसे पहले ये देखें कि जो रिस्ट्रिक्शन है अब उसको क्या कर दिया गया, ईज कर दिया गया। यानी कि लॉकडाउन में जो कुछ भी पाबंदियां लगाई गई थी उसको उसमें छूट दे दी गई है। और फिर इसके कारण से क्या हो रहा है कि अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पे जो लौटने के जो लक्षण हैं वो दिखने लगे हैं। और एक चीज़ तो पहले भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो ग्रीन शूट्स हैं, यानी कि जो हरित कोपले हैं पौधे के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं दिखलाता है कि फिर से एक नया जीवन चक्र शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये बात की गई है। और इसमें जो अभी हाल फिलहाल में जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जो 8 कोर सेक्टर, जो मुख्य क्षेत्र हैं इंडस्ट्री के अंदर, उसकी बात की जा रही है। उसके बारे में कुछ रिपोर्ट दी गई है और उस रिपोर्ट पे ये पूरी की पूरी चर्चा है कि इकोनॉमी जो है अपने सबसे निचले स्तर पे पहुंच चुकी थी। अब वहाँ से क्या होगा, फिर से शुरुआत ही होगी, चीज़ों की शुरुआत ही होगी। अब देखिए कि कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक प्रोविजनल फिगर आया है, मतलब ये अंतिम आंकड़ा नहीं है, लेकिन तत्कालिक रूप से ये आंकड़ा दिया गया है। और ओवरऑल प्रोडक्शन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का, यानी कि जो अवसंरचना से संबंधित जो इंडस्ट्री है, उसमें यदि देखें तो कुछ न कुछ क्या हुआ है, विस्तार हुआ है, एक्सटेंड हुआ है ईयर टू ईयर बेसिस पे देखा जाए तो। अब तो लेकिन फिर भी गिरावट का दौर जो है वो जारी है। और लगातार चौथे महीने 15% से ज़्यादा की क्या देखी गई है, 15% की गिरावट देखी गई है। अब देखिए कि नेक्स्ट ये समझते हैं कि पेस ऑफ एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्टेड स्लोड सेकेंड कंसेक्यूटिव मंथ इन अप्रैल 37% प्लंज। तो कहा यह जा रहा है कि जो पेस ऑफ एक्टिविटी है, जो मतलब जो आर्थिक क्रियाकलाप की यदि बात की जाए तो उसमें तो कमी आई है। और लगातार दूसरे महीने ये 37% तक गिरा है। अप्रैल महीने में यदि देखें तो 7 इंडस्ट्री की यदि बात की जाए, कोल में आप जैसा देख पा रहे होंगे कि 15.5% की गिरावट आई है। रिफाइनरी, तेल शोधक कारखाने जो होते हैं, उस इंडस्ट्री की यदि बात की जाए तो ये जो 8 कोर सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज 28% का रिफाइनरी को दिया गया है। और इसमें 8.9% की गिरावट आई है। और पहले ये गिरावट कितनी थी, 21.3% थी। तो इसके मुकाबले यदि देखें तो गिरावट में क्या हुई है, सुधार हुई है। इसके बाद हुआ क्या है कि जैसे लॉकडाउन को खोला गया है तो उसके साथ ही राज्य के अंदर या 2 राज्यों के बीच में लोगों का और वस्तुओं का आवाजाही क्या हो गया, बेहतर हुआ है और शुरू हुआ है। तो इसके साथ ही क्या हुआ है कि जून के महीने में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, यानी 2019 के हिसाब से जून महीने में देखा जाए तो 11% तक का क्या आया, उछाल आया। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी
पहले 11% से नीचे जा रही थी, पहले 14.8% से नीचे जा रही थी, अब क्या है 11% से नीचे जा रही है। यानी कि इसमें भी सुधार देखा गया, और ये सुधार इसलिए देखा गया है कि जो पश्चिमी भारत है और जो उत्तरी भारत है, इन दो जगहों पे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ क्या हुई है, शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी है। अब देखिए कि नेक्स्ट बारी किसकी है, स्टील प्रोडक्शन की। इसमें 33% की गिरावट देखी गई है, जो कि जून 2019 के मुकाबले क्या है, ये जो तुलना की गई है। सीमेंट के अंदर देखिए तो 6.9% की गिरावट है, और पहले मई के महीने में, ये जून का आंकड़ा है, और मई के महीने में 21.4% की गिरावट थी। और ये सीमेंट का जो डिमांड में जो भी तेज़ी आई है वो इसलिए आई है कि अर्बन एरिया में कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, जो घर मकान बनाया जाना ये शुरू हो चुका है, और साथ में रूरल जॉब गारंटी स्कीम भी एक तरीके से क्या किया गया है, लागू किया गया। अब एकमात्र 8 में से एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, कौन सा, फर्टिलाइज़र, जिसमें पॉजिटिव साइन दिखा है, जहाँ पर उछाल आई है, ना कि गिरावट आई है। अब देखिए ये कौन सा है, ठीक है, ये 4.2% में की उछाल आई है, पॉजिटिव साइन है। और मई में ये क्या था, 7.5 था, तो कुछ नेगेटिव के साथ, लेकिन चीज़ें अभी पॉजिटिव चल रही है फर्टिलाइज़र के अंदर। और ये ऐसा इसलिए हो पाया है कि जो खरीफ का जो मौसम है वो बेहतर रहा है। खरीफ की सोइंग जो है, वो जो बुआई है वो की जा चुकी है, ठीक है। अब देखिए इसमें आप ये समझिए, और 14% तक ज़्यादा बुआई की गई है यदि आप इसकी तुलना 2019 के जुलाई महीने से करें। और ये आंकड़ा कब का है, तो 31 जुलाई का है। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारत के मौसम विभाग की यदि बात की जाए, तो अगस्त और सितंबर में ये अपेक्षा की जा रही है उस विभाग के अनुमान के मुताबिक कि क्या होगा, कि बारिश बेहतर होगी, नॉर्मल होगी, और इस कारण से क्या हो सकता है, कृषि के क्षेत्र में उछाल देखी जा सकती है। अब देखिए कि इसमें समझे कि आउटलुक फॉर एग्रीकल्चर रिलायंट रूरल इकोनॉमी, और इसके साथ ही क्या होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है वो कहीं न कहीं एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, कृषि पर डिपेंड है। तो इसी कारण से उधर बेहतरी देखी जा सकती है, और यदि दूसरे सेक्टर से इसकी तुलना की जाए तो। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि जीएसटी के कलेक्शन में शॉर्टफॉल आई है, कमी आई है, और इसी कारण से जो केंद्रीय और जो राज्य सरकारें हैं उनको क्या करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट जैसा अभी थोड़े दिन पहले आपने खबर में देखा था कि 83% तक फिस्कल डेफिसिट जो है इस साल का टारगेट का हो चुका है। यानी कि सरकार के पास अब उधार लेना थोड़ा सा मुश्किल सा काम है। यदि कम से कम जो टारगेट 3% का फिस्कल डेफिसिट का जो रखा गया है वो तो अब पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब देखिए इसके अलावा समझें कि जो इन्फेक्शन कर्व है, इन्फेक्शन कर्व की यदि बात की जाए तो उसमें आप ऐसे समझिए कि ये शुरुआत में यूं ऊपर की तरफ जा रही है। अब प्लेटनिंग कहने का मतलब जो प्लेट्यू जैसे यानी कि पठार जैसे ऊपर बिल्कुल सपाट हो जाए, इसके लक्षण अभी नहीं दिख रहे हैं। यानी कि ये चीज़ जो है ऊपर की तरफ ही जा रही है, और ये इस लेवल पे आके रुक जाए ऐसा नहीं दिख रहा है। तो जो नीति निर्माता हैं, ठीक है, और उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत अभी क्या है कि कोविड-19 के में जो बढ़ोतरी हो रही है संक्रमित लोगों की, और इसके कारण से जो क्या हुआ है अर्थव्यवस्था में बहुत ही मतलब एक तरीके से गिरावट देखी गई है। उससे निपट पाना, इस परेशानी से निपट पाना सबसे मुश्किल सा काम है किसके लिए, नीति निर्माताओं के लिए। तो ये पहला था। अब दूसरा देखें कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर ध्यान दीजिए कि हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये कहा है कि नवंबर का जो चुनाव है उसको क्यों ना आगे की तरफ बढ़ाया जाए। तो यूनाइटेड स्टेट
में देखें कि इलेक्शन के पोस्टपोनमेंट की बात की जा रही है और इसके कारण से क्या है, पूरी की पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है इसके ऊपर क्या हो चुका है, प्रश्न चिन्ह हो चुका है। और ये इलेक्शन कब होना है, नवंबर 2020 में होना है। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने ट्वीट करके ये बात कही कि क्यों ना इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए, आगे की तरफ टाल दिया जाए। और ये पॉसिबिलिटी तो वैसे बिल्कुल कम सी दिख रही है, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर से है कि मेल इन वोटिंग को उन्होंने क्या किया है, मतलब वोटिंग जो पोस्ट के माध्यम से की जाएगी उसके ऊपर उन्होंने आशंका जाहिर की है कि इसमें क्या हो सकता है कि फ्रॉड हो सकता है। अब देखें नेक्स्ट, अब इस तरह की जो वोटिंग है, दिस फॉर्म ऑफ वोटिंग, जिसमें कि एब्सेंटी वोटिंग भी है, जो कि एक्चुअली में सीधे तौर से फिजिकली प्रेजेंट होकर वहाँ वोट नहीं कर पाते हैं, तो वो उनके लिए ये किया जाता है। और मेज़र फॉर वोटिंग वाया पोस्टल सिस्टम, और इसमें क्या है कि पोस्टल सिस्टम के थ्रू क्या किया जाता है, वोटिंग करवाई जाती है। और ये इसलिए होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की क्या है, ज़रूरत है कोविड-19 की स्थिति। और अमेरिका में जैसे कि आप जान रहे हैं कि स्थिति ज़्यादा भयावह है संक्रमण का, और देयर इज़ नो साइन ऑफ एवेटमेंट, और कहीं से भी कुछ रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। अब देखिए कि ओपिनियन, अब लेकिन एक्चुअल कारण ये समझिए कि है क्या। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो अपने डेमोक्रेट चैलेंजर जो कि वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं जो बाइडन, वो उनके क्या होंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में वो चुनाव लड़ेंगे डेमोक्रेट की तरफ से, और रिपब्लिक की तरफ से कौन होंगे, तो ट्रंप साहब होंगे। तो ट्रंप साहब की जो ओपिनियन पोल में जो रेटिंग है वो गिरती जा रही है, किसके मुकाबले, तो जो बाइडन के। तो ये कारण हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कुछ शगुफा छोड़ा है जो कि ट्रंप वहाँ से हमेशा करते रहते हैं अलग अलग मुद्दों पे। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट की यदि बात की जाए तो फेडरल स्टेटिव थ्रू द कांग्रेस नेवर डिलेड इवन। अब देखो कि जो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो जब सिविल वॉर हुआ था अमेरिका में, तब भी इस इलेक्शन को नहीं रोका गया था, और दो वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें भी नहीं रोका गया। तो किसी भी परिस्थिति में इसको रोका नहीं गया है अब तक। अब देखिए, पहले भी ऑन अर्लियर ओकेजन ऑल्सो 45th प्रेसिडेंट लैश आउट मेल इन वोटिंग एज ए फ्रॉडुलेंट प्रोसेस। अब इससे पहले भी मेल इन वोटिंग को वो क्या कह चुके हैं कि धोखाधड़ी वाला क्या है, पूरी की पूरी प्रक्रिया है। और मई 2020 में उन्होंने इस मामले में कैलिफोर्निया के की जो सरकार थी, जिन्होंने मेल इन बैलेट्स भेजा था, उसका काफ़ी क्या किया था, उन्होंने ट्वीट करके क्रिटिसाइज़ किया था और बोला था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्रॉड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ट्विटर ने इसको चेक भी किया था और उसके बाद ये बताया था कि नहीं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो दावा कर रहे हैं उसमें कोई भी बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं दिख रहे हैं हमें। अब देखिए कि वैसे तो राष्ट्रपति के चुनाव का, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जो कि नवंबर में होना है, उसके पोस्टपोन होने के चांसेस बिल्कुल कम है। क्योंकि जो संविधान निर्माता थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, इसके कार्य क्षेत्र को बिल्कुल सेपरेट ये कर दिया, यानी कि पृथकीकरण का जो सिद्धांत है उसका इसमें क्या किया गया, पालन किया गया। अब देखिए आगे क्या है। सो द फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ ट्रंप, इसीलिए जो पहला राष्ट्रपति का शासन रहा है वहाँ से ट्रंप का, उसने कहीं ना कहीं अमेरिका के जो लोकतांत्रिक मूल्य है उस मूल्य के ऊपर कहीं ना कहीं हानि पहुंचाया है। इसके बाद देखिए कि अब तक वो तीसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं कहाँ पर, अमेरिका में, जिनके ऊपर महाभियोग चलाई गई है, और किसके द्वारा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। अब देखो चार्ज इनके ऊपर क्या क्या लगाया गया था महाभियोग के लिए, कि इन्होंने शक्ति का क्या किया है, दुरुपयोग किया। दूसरा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है जिसमें कि विदेशी सरकार भी शामिल हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया है, कंप्रोमाइज़ किया है। और तीसरा कि जब कांग्रेस जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी इनके खिलाफ, इनके गलत कार्यों के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जांच चल रही थी, तो उसमें उन्होंने बाधा पहुंचाई। इन
मतलब इस 3 काउंट्स पे इनको क्या किया गया, महाभियोगित किया गया, और वो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ से तो पास हो गया, लेकिन सीनेट में ये चीज़ नहीं हो पाई पास। अब देखिए कि इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो बड़ा ही घृणा फैलाने वाले वक्तव्य देते रहते हैं, ठीक है। रेसिज्म की भी बात आप देख लीजिए, जॉर्ज फ्लॉयड के केस में जब 9 मिनट तक उसके गले को दबाया गया और वो मर गया वो व्यक्ति, तो इसके खिलाफ काफ़ी हिंसा भी हुई। तो उन्होंने बोला कि ये सब राजनीतिक कारणों से हो रहा है, ठीक है, ये नस्लभेद जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो रेसिज्म की बात कीजिए, सेक्सिज्म की बात कीजिए, या विदेशियों से डर जैसा मुद्दा हो, इन सबों को ये हवा देते रहें। और फिर नेटिवलिज्म की बात कीजिए कि यहाँ के लोगों के लिए यहाँ की संपदा होनी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए। और साथ में जब भू राजनीतिक रूप से कहें या आर्थिक रूप से कहें तो भारत से भी अमेरिका या चाइना से भी अमेरिका या ईरान से भी अमेरिका, यानी कि बहुत देशों के साथ अमेरिका क्या हो रहा है कि थोड़ा सा प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहा है और अपने लोगों को अमेरिकन फर्स्ट के नाम पे क्या कर रहा है, ज़्यादा तरजीह दे रहा है। अब देखिए कि इनकी बातों में विद्वेष दिख जाएगा और इनके इसी के कारण से लोगों का मोह भंग भी हुआ है, ठीक है, विल बी अंडरस्टूड इन द डेकेड्स टू कम। और ये जो मोह भंग होगा और जो विद्वेष है, इसके क्या परिणाम होंगे ये तो इनको आगे आने वाले कुछ दशकों में पता चलेगा। लेकिन प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है अब 3 महीने बाकी है इसमें, और लोगों के पास ये मौका है कि वो क्या कर सकें, अपने आप को पूछें कि जो एलिटिज्म की बात करते हैं, यानी कि जो बड़े लोग हैं और उनमें जो एक तरीके से घृणा जैसी चीज़ आ गई है, तो उसके बारे में सबसे पहले पूछें। और उसके बाद देखिए कि वाशिंगटन के अंदर भी ये, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है और उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों का की जो मोरालिटी है वो क्या गई है, नीचे की तरफ गई है, ठीक है। तो ये लोग ज़रूर से पूछें कि क्या इस प्रेसिडेंट को, जो कि कानून को कहीं ना कहीं बहुत दफ़े धत्ता बजा चुका है, कहने का ये मतलब उसको डिसरिगार्ड करता हो, तो क्या ऐसे व्यक्ति को अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए। अगले 3 महीने में ये मौका अमेरिका के नागरिकों को मिलने वाला है। अब देखिए एक दूसरा बहुत ही खूबसूरत सा लेख है भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर आज की तारीख में, और वो मनमोहन सिंह जी के द्वारा, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के, और प्रवीण चक्रवर्ती, इन दोनों ने मिलके लिखा है, जो कि इंडियन इकोनॉमी जीएस पेपर 3 के अंदर काम आ जाएगा। देखिए और इसको समझते हैं। जो हमारी अर्थव्यवस्था है आज की तारीख में, उसको पुनः बहाल करने के लिए, पुनः पटरी पे लाने के लिए किन किन उपायों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, फाउंडेशन क्या हो सकता है इसके लिए। तो सबसे पहले तो पूरे के पूरे जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है या जो प्रणाली है, उनमें एक कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत, पहली बात। दूसरी बात कि लोगों के अंदर, ठीक है, लाइफ के बारे में और लाइवलीहुड के बारे में, यानी कि जीवन और जीविकोपार्जन के बारे में क्या हो, कॉन्फिडेंस हो, यानी कि हमारे पास पर्याप्त क्या है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं, और साथ में हमें नौकरी मिलती रहेगी या हम ऐसे कामकाज करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड रहेंगे, तो कि हमें जीविकोपार्जन मिलता रहेगा। तो ये चीज़ सब लोगों में क्या आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इसके बाद देखिए जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि लैंड लेबर कैपिटल का प्रयोग करते हैं और प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में बिजनेसमैन को कह लीजिए, कि उनमें ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि वो अपने काम को पुनः शुरुआत करें और फिर निवेश भी करें। जो बैंकर्स हैं उनमें ये होनी चाहिए बात कि कैसे कैपिटल को प्रोवाइड करें, ये कॉन्फिडेंस आनी चाहिए कि वो कैपिटल देने, मतलब सरकार के द्वारा तमाम सुविधाएं दे दी गई है, एक गारंटी भी दे दी गई है, अंडरटेकिंग गवर्नमेंट दे रही है, उसके बावजूद भी यदि बैंक लोन मुहैया नहीं करवा रहा है तो कहीं ना कहीं बैंकर्स के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर अभी कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है। इसके बाद जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है वैश्विक स्तर पे, IMF हो, WTO हो,
AIIB हो, ठीक है, या जो भी बैंक कह ली जाए, तो और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई भारत में यदि मैं निवेश करता हूँ या भारत में फंडिंग करता हूँ तो हमें वो लौट के आएगा। क्लियर। अब देखिए, जहाँ तक सॉवरेन रेटिंग का सवाल है, जो कि स्टैंडर्ड पुअर के द्वारा दी जाती है और भी रेटिंग एजेंसियाँ उसके द्वारा दी जाती है। क्लियर। और अबाउट इंडियाज़ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कि भारत की जो वित्तीय जवाबदेही क्या है, और साथ में रिस्टोर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इसके लिए भी कि भाई भारत अपनी जवाबदेही को, वित्तीय जवाबदेही को निभाएगा और साथ में आर्थिक विकास भी करेगा, वृद्धि भी करेगा, तो ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए सॉवरेन रेटिंग एजेंसी में, तब तो वो रेटिंग देंगे बेहतर भारत को। और रेटिंग से होता क्या है कि जैसे ही किसी भी अर्थव्यवस्था की रेटिंग अच्छी होती है तो इसके साथ ही क्या होता है कि वहाँ पर निवेश बढ़ जाता है। अब देखिए, इस लेख में मनरेगा के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के और कैश सपोर्ट के बारे में, यानी कि डायरेक्ट जो पैसे दिए जाएं लोगों को, खास करके प्रवासी मजदूरों वगैरह, उसके बारे में कुछ कही गई है। अब देखिए इसमें है क्या कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है काफ़ी रोबस्ट है। आपने देखा कि खरीफ का सीज़न जो बुआई है वो बेहतर हो रही है, मानसून अगले 2 महीने और बेहतर बने रहने की बात कही है IMD ने। तो कहा जा रहा है कि जून के महीने में 62 मिलियन लोगों ने मनरेगा के तहत क्या मांगा कि न्यूनतम मजदूरी पे उनको काम मिल जाए। ठीक है, अब देख लीजिए 62 मिलियन अपने आप में बड़ी संख्या है। और ये इस बात से भी पता चलेगा कि सामान्यतया ऐसे मौके में जो भी नौकरी मांगी जाती थी उसका तिगुना इस बार मांगा गया, 3 टाइम्स। और 10 गुना ज़्यादा किस चीज़ से है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं, यानी कि जो प्राइवेट या निजी कंपनियां हैं, और वो निजी कंपनियां जो लिस्टेड हैं, क्लियर, कहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, मतलब उस लिस्टेड प्राइवेट कंपनी में जितने एम्प्लॉई हैं उसका 10 गुना अकेले कहाँ पर इस बार मांगी गई है, क्या, जो काम मांगी गई है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट मांगी गई है। अब देखिए, मीनिंगफुल कैश ट्रांसफ़र कैन रिस्टोर कॉन्फिडेंस, यदि सही मायने में कैश ट्रांसफ़र किया जाए, मतलब एक अच्छा अमाउंट दिया जाए। अब जैसे कि $600 एक्स्ट्रा वेजेस दिया गया है USA में, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, और 10% GDP का वहाँ की सरकार ने झोंक दिया। अनएम्प्लॉयड लोगों को $600 पर वीक दिया गया। और अभी आएगा, इस बारे में चर्चा करेंगे हम अभी इसमें। देखिए कि इंडिया एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जहां पर सही मायने में डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र नहीं किया गया। 500 रुपये देने की बात की गई है जनधन योजना के तहत, तो वो अपने आप में बड़ी संख्या नहीं कही जा सकती है। तो कोविड-19 के सिचुएशन में दूसरे देशों ने जितनी मतलब दी है पैसे असिस्टेंस के रूप में सरकार ने, यहाँ पर उतना नहीं दिया गया। अब देखिए कि लोगों का मानना क्या है, लोग ये समझ क्या रहे हैं, सरकार खास के ये समझ रही है कि सरकार के दिमाग में एक चीज़ ये चल रही है कि यदि हमने कैश ट्रांसफ़र ज़्यादा कर दिया तो लोग जो होंगे, खास करके मज़दूर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के, वो क्या करेंगे, काम पे लौटेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, काम पे नहीं लौटेंगे। और इसके कारण से क्या हो सकता है कि जो इंडस्ट्री रिवाइव करनी चाहिए, लैक ऑफ लेबर के कारण से वो रिवाइव नहीं कर पाएगी। अब देखिए कि थोड़ी सी इसकी तुलना क्या कर ली जाए, USA से कर ली जाए, कि यदि ये कहा जाए कि कैश दिए जाने के कारण से, ज़्यादा कैश ट्रांसफ़र करेंगे तो मज़दूर नहीं लौटेंगे। वैसे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था में फ़र्क है, लेकिन एक पैरेलल तो लिया ही जा सकता है। और USA के बारे में कहा जा रहा है कि करीब 3/4 जो अनएम्प्लॉयड मज़दूर हैं, ठीक है, वो देखिए रिसीव्ड हायर पे एंड बेनिफिट्स अंडर द गवर्नमेंट कोविड-19 असिस्टेंस विस देयर एम्प्लॉयर। मतलब आप ये समझिए कि एक कोई व्यक्ति A है, नहीं, उसको किसी कंपनी ई से जितना भी पैसा मिलता है, ठीक है,
मान लो कि 100 रुपया मिलता है, मान लेते हैं, तो सरकार क्या कर रही है, इनको इसका तिगुना यानी कि 300 रुपये दे रही है। मतलब जितना उसको अपनी कंपनी से मिलता था उससे तिगुना सरकार अमेरिका में सहायता राशि दे रही है अनएम्प्लॉयड लोगों को। अब देखिए, बट दिस नॉट प्रिवेंटेड अमेरिकन इंडस्ट्री टू रीओपन। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि वहाँ पर कि ज़्यादा पैसे दे दिए तो लोग अपने मजदूरी करने नहीं आए और इंडस्ट्री रीओपन नहीं हो पाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो ये पहली बात आपने समझ ली होगी। अब देखिए कि कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर यदि देखा जाए तो कोविड-19 का जो असिस्टेंस मेजर ऑफ द आरबीआई एंड गवर्नमेंट, अब कोविड-19 के अंदर आरबीआई ने भी हेल्प किया है, आरबीआई ने भी हेल्प किया है, और दूसरी तरफ आप देखिए तो गवर्नमेंट ने भी हेल्प किया है। अब हेल्प कैसे किया है? इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया है, नहीं, इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया। इसके अलावा आप देखिए कि जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन चीज़ों इनको भी कम किया गया है। क्रेडिट गारंटी दी गई है लोगों के सरकार के द्वारा कि यदि जो मीडियम स्मॉल और माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर यदि लोग लोन लेते हैं और लोन का चुकता नहीं करते हैं तो उस समय हम गारंटी देंगे। नाउ सरकार ने ऐसा कहा। इसके बाद लिक्विडिटी यानी कि लोगों के पास कैश ज़्यादा आ सके, इसकी भी कोशिश सरकार ने की है। तो ये सारे के सारे कदम जो हैं, मनमोहन सिंह जी का मानना है और चक्रवर्ती जी का मानना है कि ये सारे कदम बिल्कुल सही हैं, ठीक है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन अभी भी बैंक में इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आया है बैंक के पास कि क्रेडिट गारंटी वगैरह देने के बावजूद भी वो क्या करे, जो लोगों को या जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उसको क्या करे, लोन मुहैया करवाए। ठीक है, अब देखिए तो उपाय क्या है कि ये सारे उपाय जो किए गए हैं वो अभी भी पर्याप्त नहीं है। तो आगे क्या उपाय किए जाने चाहिए, ये सुझाया गया है कि फाइनेंशियल सेक्टर में यानी कि वित्तीय क्षेत्र में यदि क्या करना है, सुधार किया जाना है। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र में यदि सुधार किया जाना है और फिर से कॉन्फिडेंस लेवल को लाया जाए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आरबीआई और पब्लिक सेक्टर बैंक को क्या है कि इनको थोड़ा सा कहा जाए तो प्रोफेशनली काम करने दिया जाए और फ्रीली काम करने दिया जाए। और ऐसे ही फ्री और प्रोफेशनली काम करने की आज़ादी बैंक्रप्सी बोर्ड को भी दी जाए और सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस जो रेगुलेटर हैं, सेबी हैं, ठीक है, इन सबों को भी दिया जाए। और 9 अब देखिए इंसॉल्वेंसी की जो प्रक्रिया है उसको क्या बनाया जाए, बिल्कुल स्मूथ बनाया जाए और इसके बाद लोगों में ये कॉन्फिडेंस आए कि वो क्या करें, खर्च करें। इसके बाद बैंकर्स में ये कॉन्फिडेंस आए कि वो क्या करें, लोगों को लोन दें। इसके बाद ही क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर अपने को फिर से रीओपन करेगी, यानी कि अपना कामकाज शुरू करेगी और प्राइवेट सेक्टर को निवेश करने में कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर? तब आएगा जब लोग खर्च करना शुरू करें और बैंक उनको क्या देना शुरू करे, लोन देना शुरू करें। क्लियर? अब देखिए, फर्म्स फील कॉन्फिडेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड कंज्यूमर। अब देखो प्राइवेट इंडस्ट्री को यदि ये लग गया कि जो एक तो पूंजी की उपलब्धता है और प्लस जो उपभोक्ता हैं वो भी हैं, तब जाके वो कुछ प्रोडक्शन करेंगे तो वो बिकेगा। ऐसा उसको पहले आश्वस्त होने की ज़रूरत है और जब ये हो पाएगा तो प्रोडक्शन शुरू हो पाएगी और इन्वेस्टमेंट भी, निवेश भी किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। अब देखो कॉर्पोरेट टैक्स को पिछले साल आपको पता है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको कट कर दिया गया पिछले साल, लेकिन ये क्या है कि ये मतलब सही तरीका नहीं है। क्लियर? और इससे कोई इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं बढ़ेगी और ना ही ये फिस्कली अफोर्डेबल है, यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट जिस हिसाब से जा रही है उसको पाटने के लिए आपको क्या करना है, एक तरफ तो टैक्स को बचाने भी हैं और दूसरी तरफ जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, मतलब फालतू के जो खर्चे हैं सरकार के, उसको रोकने की ज़रूरत है।
अब देखिए जो उसके बाद सरकार क्या करे, नीतियां कहाँ कहाँ गलत जा रही है। सरकार अब प्रोटेक्शनिज्म पे आ रही है, मतलब संरक्षण दे रही है कहाँ, घरेलू उद्योग को, और बहुत सारे जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, टैरिफ हो या नॉन टैरिफ हो, ये सरकार लगा रही है। और ये इससे यदि सरकार सोच रही है कि लगातार तुरंत फ़ायदा होगा इकोनॉमी को और एक्टिविटी तुरंत शुरू हो जाएगी, आर्थिक क्रियाकलाप, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बल्कि हम कर क्या रहे हैं, उस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हमने पहले क्या किया था, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई थी, उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, यानी कि जो औद्योगिक नीति लाई गई थी, उस औद्योगिक नीति के खिलाफ जा रहे हैं, जो कि वेल एस्टैब्लिश है और पिछले 3 दशक से कहीं ना कहीं सही से काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए कि अब सरकार यदि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करना चाह रही है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करना चाह रही है, तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। यदि बैंक में पर्याप्त कैपिटल हो, पूंजी हो, कैपिटल एडुकेशन की बात की जाए, तो उसके लिए इनको ज़रूरत पड़ेगी पैसे की। इसके बाद यदि क्रेडिट गारंटी स्कीम जैसा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत घोषणा की गई, तो इनके लिए इसको पूरा करने के लिए भी इन सबों के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनको चाहिए। और आज के डेट में देखिए कि टैक्स एक तरफ तो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जैसा कि जीएसटी में भी आपने देखा टैक्स एक तरफ कम होता जा रहा है, और मतलब आप इसमें नॉन टैक्स भी जोड़ लीजिए तो रेवेन्यू कम होता जा रहा है, और ऊपर से जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए कि हेल्थ सेक्टर पे अब आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है, हेल्थ सेक्टर पे आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा दूसरा आप देखिए कि डिफेंस में भी आपको काफ़ी टेंशन लेना पड़ रहा है। गालवान घाटी और उसके आसपास जो चीन ने जो कुछ भी सैनिक कार्रवाई की है, और उसको निपटने के लिए भी डिफेंस सेक्टर में आपको ज़्यादा रिसोर्सेज लगवाने पड़ेंगे। जैसे करीब आज ही की सूचना है कि 15,000 ज़्यादा ट्रूप को लगाया गया है उधर भारत चीन सीमा के ऊपर, खास करके जो वेस्टर्न सेक्टर है लद्दाख के आसपास में, ताकि विंटर में जो कुछ भी स्थिति आए उससे क्या किया जा सके, निपटा जा सके। अब देखिए कि तो जब अर्थव्यवस्था कुछ खुद कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, तो उस समय आप एक चीज़ देख लीजिए, सरकार के पास और ज़्यादा टैक्स लेने के मतलब उपाय तो है नहीं टैक्स। दूसरी तरफ जो है सरकार को ज़्यादा बोरो भी करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा उनको डिफेंस को मैनेज करना है, हेल्थ सेक्टर के अंदर जो चीज़ें ज़रूरत है। तो ये चीज़ क्या कह रही है कि जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो हमने 3% रखा हुआ है जीडीपी का, क्लियर, वो तो भाई पूरा नहीं किया जा सकता, और ख़ास करके तब जब अब तक ही पहले 3 महीने में ही फिस्कल डेफिसिट जो भी टारगेट रखा है आपने, उसका 83% तक क्या हो चुका है, खर्च हो चुका है। अब देखिए कि तो गवर्नमेंट को और ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, बोरो करने की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान देना कि मस्ट मेक फुल यूज़ ऑफ द लोन प्रोग्राम्स ऑफ द IMF एंड वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF से जो आपको पैसे मिलेंगे प्रोग्राम्स के लिए, उसका क्या करे, अच्छे से सरकार उपयोग करे। अब देखिए कि भारत का जो रिकॉर्ड है इस मामले में, समझना, भारत का जो रिकॉर्ड है इस मामले में वो काफ़ी अच्छा है। भारत ने अभी तक IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सबों के सामने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं की है, टाइमली पेमेंट किया है जो, और पूरी की पूरी पारदर्शिता रखी है। लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? नहीं, अभी भी ये पर्याप्त नहीं है। ध्यान देना, अभी भी ये पर्याप्त नहीं है। तो ये चीज़ है। अब देखिए ये एक फिर से एक मसला है, ठीक है, जो कि फैज़ान मुस्तफ़ा के लेख में दिखा है, और ये इंडियन पॉलिटी GS पेपर सेकंड में काम आएगा, ठीक है। देखिए ये इंडियन पॉलिटी GS पेपर सेकंड के अंदर ये काम आएगा, ये इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। अब देखिए हुआ क्या है, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को, ठीक है, उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड एक्ट 2019 को क्या कर दिया है, अपहेल्ड किया है, वैलिड किया है। और इसमें बहुत सारे तथ्य आप सीखेंगे।
उसको क्या किया है, अपहेल्ड किया है, उसको सही ठहराया कंस्टिट्यूशनली यदि देखा जाए। तो रिलीजियस रिफॉर्म जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं उसका विरोध किया जाता रहा। आपने सबरीमाला के जजमेंट जब 2018 में दिया गया था, और जिसमें कि लॉर्ड अयप्पा जो केरल में है सबरीमाला जगह, वहाँ पर जो 10 से 50 साल के उम्र की महिलाओं को गर्भगृह में या जो सैंक्टम सैंक्टोरम है उसमें जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, उसको इजाज़त दे दी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन है और समानता के अधिकार का उल्लंघन। तो इसका काफ़ी विरोध किया गया। और फिर साहबानों के केस में भी जब 1995 में जजमेंट दी गई तो उसका भी काफ़ी विरोध किया गया। और इसके बाद देखें कि इससे पहले जो कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की यदि बात की जाए तो वो की जाती रही, ठीक है। माइनॉरिटी अपीजमेंट नाउ टू इनजस्टिस अगेंस्ट। अब देखो पहले क्या किया जाता रहा कि अल्पसंख्यकों के साथ अपीजमेंट किया जाता था, तुष्टीकरण, मतलब उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती थी किसके, हिंदुओं के कंपैरिजन में, ऐसा फैज़ान मुस्तफ़ा जी का कहना है, ठीक है। और ये इनजस्टिस अब क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, कानूनी पहलू क्या क्या है। देखिए, सो मस्ट ग्रांट ऑफ ए ऑटोनॉमी टू द हिंदू टेम्पल्स इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। मतलब कोई हिंदू टेम्पल है और उसकी मैनेजमेंट की बात जहाँ तक है तो उसमें क्या मिलनी चाहिए, स्वायत्तता मिलनी चाहिए, क्लियर। और इस राज्य की बात जहाँ तक है तो यदि ऐसा वो करे तो नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर डिज़ायरेबल, ना ये संवैधानिक है और ना ऐसा होना चाहिए। उत्तराखंड लॉ allegedly takes control of the 4 of the most sacred places in the state, क्लियर। और उत्तराखंड का जो ये कानून है, बड़ी दिलचस्पी की बात है कि ये बीजेपी की सरकार के समय लाया गया था। वो क्या करता है कि मतलब सरकार का कंट्रोल कर देता है 4 धाम के ऊपर, और उसमें से केदारनाथ और बद्रीनाथ भी है, ठीक है। और इस चीज़ को, इस कानून को चैलेंज किया गया किसके द्वारा, सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, जो कि एमपी हैं राज्यसभा से। अब देखिए कि इससे पहले भी जगन्नाथपुरी से संबंधित कानून या वैष्णो देवी से संबंधित कानून जो 1988 में लाया गया था, और श्रीनाथ जी नाथवाड़ा 1959 में लाया गया था, या फिर आप देखें कि महाकाल टेम्पल से रिलेटेड जो लाया गया था कब, 1982 में उज्जैन का, और काशी विश्वनाथ से संबंधित 1983 में, या तिरुपति बालाजी का 1987 में। ये तो है ही जो अभी हाल फिलहाल में जो कानून 20-30 साल पहले जो बनाए गए। इवन कि मनुस्मृति में भी देखें तो वो ये कहता है कि प्रीस्ट डू नॉट हैव एब्सोल्यूट राइट इन द टेम्पल मैनेजमेंट, यानी कि जो पुजारी हैं उनका मंदिरों के प्रबंधन में 100% क्या नहीं होना चाहिए, नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अब मनुस्मृति में मनु ने ये कहा कि राजा जो है उसकी बात चलनी चाहिए एंशिएंट इंडिया में, यानी कि प्राचीन भारत में ये। लेकिन श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल एक्ट तो 1939 में आ चुका है। अब नया जो कानून है वो इसी की जगह लेगा, इसी की जगह लेगा। और चीफ जस्टिस जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के हैं, चीफ जस्टिस जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के हैं रमेश रंगनाथन ने एक बेंच को लीड किया, और उसने, इस बेंच ने 129 पेज का एक ऑर्डर दिया जिसमें अब तक 144 जो पिछले जजमेंट हैं उसको उद्धृत किया गया था, रखा गया था, और कहा गया कि वायलेशन ऑफ रिलीजियस राइट्स ऑफ द हिंदूज इन द टेम्पल मैनेजमेंट, यानी कि मंदिरों के प्रबंधन में क्या हो रहा है, हिंदुओं के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो अब देखिए बहुत सारे कानून अब तक न्यायपालिका के द्वारा सही ठहराए गए हैं इस मामले में। तो देखिए कि श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजा
ब्रिज किशोर बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा 1964 का केस है। नाथद्वारा टेम्पल एक्ट तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स 1969 का केस है। अब देखिए कुछ केसेस उद्धृत किए गए हैं इसमें। और इसके बाद देखिए कि तिरुपति बालाजी लॉ इन श्री A.S. नारायण दीक्षितलू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स 1996 का केस है। और उत्तर प्रदेश में यदि देखें तो श्री काशी विश्वनाथ एक्ट को भी क्या किया गया था, कहीं न कहीं क्वेश्चन किया गया था। और श्री आदि विश्वनाथ ऑफ काशी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स में 1990। तो बहुत सारे केसेस रहे हैं। इन बहुत सारे केसेस की यदि बात की जाए तो इसमें आप समझिए कि कोर्ट ने क्या कहा है कि मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल इज़ प्राइमरली ए सेकुलर एक्ट, ठीक है। और मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल जो है कि प्रबंधन कैसे किया जाएगा मंदिरों का, ये क्या है, एक पंथ निरपेक्ष कार्य है और सेकुलर एक्ट है। और सेकुलर एक्ट है तो स्टेट ऐसा कर सकती है कि उसको कंट्रोल करे। इस केस में ये कहा गया कि जो चढ़ावा होता है, ठीक है, प्रसाद का हो या कुछ पैसे देते हैं या अगरबत्ती, ये जो कुछ भी चढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, ऑफरिंग्स आर गिवन टू द डाइटी, कि भाई वो चढ़ावा तो किसको दिया जाता है, ईश्वर को दे दिया जाता है, देवी देवताओं को दिया जाता है। और यहीं पे जब जैसे ही आपने चढ़ावा दे दिया, वहीं पे सारे जो धार्मिक कार्य हैं वो खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा कि मैनेजमेंट होगा, क्लियर। अब उसका जो कलेक्शन है, उस चढ़ावे का जो कलेक्शन है और उसको जो बांटने की यदि बात की जा रही है, जो भी चढ़ावा दिया गया, और उसके मेंटेनेंस की बात की जाए या टेम्पल के रखरखाव के, मंदिरों के रखरखाव की बात की जाए, तो ये सेकुलर एक्टिविटी है। और मतलब चढ़ावा देने तक तो धार्मिक कार्य है, लेकिन चढ़ावा देने के बाद जब उस चढ़ावे का कलेक्शन किया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मंदिर को मेंटेन किया जाता है, तो ये सेकुलर एक्टिविटी है। और सेकुलर एक्टिविटी भैया किसके हाथ में जा सकता है, तो सरकार के प्रबंधन में जा सकता है। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने नरहरि शास्त्री एंड अदर्स वर्सेस बद्रीनाथ टेम्पल 1952 में ये कहा, ठीक है, इस मुकदमे में कहा कि बद्रीनाथ क्या है, पब्लिक टेम्पल ऑफ हिंदूज़ है, मतलब हिंदुओं का है लेकिन लोगों का है, और नॉट कन्फाइंड एनी फैमिली, ये किसी फैमिली का नहीं है या किसी डिनोमिनेशन का नहीं है, समझना इस चीज़ को, किसी मतलब पंथ का नहीं है, क्लियर। सो सेकुलर एक्टिविटीज़ ऑफ दीज टेम्पल्स कैन बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट। इसीलिए इन मंदिरों का जो पंथ निरपेक्ष कार्य है, जो कि चढ़ावे के बाद क्या है, चढ़ावे के मेंटेनेंस से, चढ़ावे के डिस्ट्रीब्यूशन से, चढ़ावे के कलेक्शन से, मंदिरों के रखरखाव से संबंधित है, वो राज्य के द्वारा क्या किया जा सकता है, प्रबंधित किया जा सकता है। इस मामले में राज्य क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 1952 में ही कहा था। लेजिस्लेचर इज नॉट बाउंड टू डेमोस्ट्रेट मैनेजमेंट ऑफ द टेम्पल। अब जो विधायिका है उन ये जरूरी नहीं है कि वो दिखाए कि मैनेजमेंट कर रही है टेम्पल की, जब वो कानून बनाए तो। अब आर्गुमेंट जो दिया जा रहा है कि जो हिंदू जो आस्था वाले लोग हैं और जो पूजा पाठ करते हैं, उनको वो क्या हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं विक्टिम हो रहे हैं। तो इस मामले, और ये इसके पीछे जो तर्क दिया गया कि मुस्लिम वफ़ और सिख गुरुद्वाराज भी जो हैं वो, लेकिन आप समझिए कि ये तर्क दिया गया कि जो हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में, या हिंदू और सिखों के बीच में, या हिंदू और क्रिश्चियंस के बीच में जो इनके जो पूजा घर हैं और पूजा स्थल हैं, उसका जो कंट्रोल होता है और मेंटेनेंस होता है, वो मतलब अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन है। तो तथ्यात्मक बात ये बताई गई कि 27 वक्फ बोर्ड के लिए कानून बनाए जा चुके हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी एक्ट 1925 में ही लाया गया है। और जो सबसे जो अंतिम अभी जो जजमेंट दिया गया उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा, उसमें कहा गया इट इज़ नॉट नेसेसरी, गौर करना, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द लेजिस्लेचर शुड मेक ए लॉ यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजन। तो ऐसा नहीं कि जो विधायिका है वो ऐसा कानून बनाए जो कि सबों पे एक ही साथ लागू हो और एक ही तरीके का हो।
ठीक है, या फिर किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की बात हो या कोई इंडोमेंट्स की बात हो तो, ठीक है, जो कि किसी संस्था के द्वारा या ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाती है। और भारत में जो विविधता है इस चीज़ को माना गया। और जो पैराग्राफ 34 है इस जजमेंट का, इस फैसले का, उसमें क्या कहा गया ये देखिए, इनैक्टमेंट ऑफ यूनिफॉर्म लॉ इन वन गो डिजायर है। देखो इनैक्टमेंट जो है यूनिफॉर्म लॉ का क्या भाई एक ही बार बनाया जाए, ये ठीक है, ये एक मतलब होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, लाभ से ज़्यादा ये हानि कर सकता है। क्योंकि वन नेशन वन लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, इस चीज़ को देखते हुए कि क्या है, डाइवर्सिटी है, इस चीज़ को देखते हुए कि क्या डाइवर्सिटी है देश में, अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, क्षेत्र के लोग रहते हैं। अब अनुच्छेद 26 की बात की जाए तो उसमें ये क्या दिया है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि कोई अपने धार्मिक मामलों को क्या कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है। अब इसमें फिर से ये समझिए, कैन ओनली बी क्लेम्ड आफ्टर द फैक्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन ये तभी क्लेम किया जा सकता है जब किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करने के तथ्य मौजूद हों, क्लियर। लेकिन जो सुब्रमण्यम स्वामी ने इस चीज़ को वो प्रूफ नहीं कर पाए, ठीक है, इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाए कि जो बद्रीनाथ टेम्पल है उसको मतलब ध्वस्त कर दिया गया था बुद्धिस्ट के द्वारा, और उसके बाद भाई आखिर किसने बनाया फिर बाद में वो पता नहीं चला, तो इसीलिए राइट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो नहीं दिया जा सकता। जजमेंट thus acknowledgeable temple destruction certain predates मुस्लिम इन्वेजन। तो ये इस जजमेंट से ये पता चल रहा है कि ये जो टेम्पल था, ये जो है अभी ये जो टेम्पल है केदारनाथ का, वो क्या है कि मुस्लिम के आक्रमणकारियों के आने से पहले से है। अब देखिए उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुताबिक जो अनुच्छेद 26 है उसको इन्वोक नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता है। नो प्री एग्जिस्टिंग राइट टू मैनेज टेम्पल प्रॉपर्टीज़। तो ये भाई टेम्पल के प्रॉपर्टीज़ को मतलब मैनेज करने के लिए किसी प्रिस्ट को या किसी परिवार को या किसी डिनोमिनेशन को अधिकार नहीं दिए जा सकते। कोर्ट ने ये कहा कि धार्मिक मामलों में कि प्रबंधन का अधिकार दिया गया है और फंडामेंटल राइट है 26B, क्लियर। बट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन जब प्रॉपर्टी को मैनेज करने की बात हो तो 26C में दिया गया है, जो कि कानून के मुताबिक है, ठीक है, कानूनन सही है। बट इफ़ लॉ कंप्लीटली एंड परमानेंटली टेक्स अवे द राइट टू मैनेजमेंट विल क्लियरली वायलेटिव ऑफ द आर्टिकल 26C। यदि लेकिन कोई कानून क्या करता है कि बिल्कुल स्पष्ट तौर से और पूरा का पूरा प्रबंधन वो भी हमेशा के लिए अपने हाथ में ले लेता है, तो अनुच्छेद 26C का क्या होगा, ये उल्लंघन माना जाएगा। अब देखिए हाई कोर्ट ने ये कहा कि सनातन धर्म को रिजेक्ट किया कि ये हिंदू डिनोमिनेशन है। अब इसके पीछे तर्क क्या दिया कि वन विच हैज़ इटर्नल वैल्यू, और सनातन क्या होता है, जो कि मतलब कालांतर में युगों युगों से चलता रहा है, ठीक है, और ये न समय से बंधा हुआ है न जगह से बंधा हुआ है, तब उसको सनातन कहते हैं। लेकिन इसको हिंदू डिनोमिनेशन मानने से इनकार इसलिए किया कि अलग अलग जो स्पिरिचुअल लोग हैं और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कॉमन फेथ नहीं ला पाई है, कुछ वैष्णवाइट्स हैं, कुछ सेवाइट्स हैं, ठीक है, तो एक यूनिट के रूप में, एक कोहेरेंट यूनिट के रूप में अपने को नहीं रख पाई है। इस कारण से भाई अब इसको सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को सनातन नहीं माना जाना चाहिए। अब सबरीमाला का जजमेंट को उद्धृत करते हुए उसमें बताया कि शिव के उपासक और विष्णु के जो उपासक हैं, ठीक है, आर नॉट डिनोमिनेशनल वर्शिपर, इसको डिनोमिनेशनल वर्शिपर नहीं माना जाएगा। अब देखिए जाति उपजाति कोई पंथ, ठीक है, जो वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं किसी पर्टिकुलर गॉड का, किसी खास देवी देवता का, उनको
रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं कहा जा सकते हैं। अब देखिए कि जो एक और प्ली दी गई, तर्क दी गई अनुच्छेद 31A के मुताबिक, देखिए जहाँ पर भी कैपिटल में आया ना तो ये समझा जाना चाहिए कि ये अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, और यदि स्मॉल में कोई हो, जैसे 19(1)A दिया हुआ है, स्मॉल में यदि दिया हुआ है, कैपिटल लेटर नहीं स्मॉल लेटर में, तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, ये फ़र्क समझिए। तो 31A की बात की जाए, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग द एक्विजिशन ऑफ स्टेट, और ये ऐसा कानून है जो कि जो धार्मिक जो संपत्ति है, अचल संपत्ति, उसको यदि अधिग्रहित किया जाता है तो कानून से इस चीज़ को बचाता है। इस चीज़ को भी रिजेक्ट कर दिया गया। वैसे 2019 के एक्ट के मुताबिक यदि देखें, जो टेम्पल चार धाम बोर्ड के को ये अधिकार दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन का इन टेम्पल का, और वो भी हमेशा के लिए, और इस लिहाज से देखें तो 26 का आर्टिकल 26 का क्या है, ये उल्लंघन है, और ना कि लिमिटेड पीरियड के लिए। ध्यान दीजिए, एज परमिशेबल अंडर द 31A और क्लॉज A सब क्लॉज B। अब देखिए, क्योंकि जो टेम्पल है यानी कि जो मंदिर होते हैं, वो उसके मालिक कौन होते हैं? देवी देवता होते हैं। मालिक कौन होते हैं? देवी या देवता। क्लियर? लेकिन बोर्ड जो होती है वो उसके पास मालिकाना हक नहीं होता है, वो सिर्फ उसको पोजेस करके रखती है, मतलब इसलिए कि वो उसका क्या करेगी, मैनेजमेंट करेगी। तो ये आज का एडिटोरियल था। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोविड-19 के सिचुएशन में मास्क पहन के ही बाहर निकलें और पर्याप्त सुरक्षा उपाय के साथ ही बाहर निकलें। ख्याल रखें अपना और अपनों का। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।